नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार। स्वागत करता हूं आपका ज्ञानवर्ष के चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूजीसी, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस जैसे सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण 2018 के हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र के पहले 25 सवालों का विस्तृत विश्लेषण किया था और आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हैं। जो सवाल सिर्फ उत्तर नहीं बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा देंगे। अगर आपने ये देख लिया तो पीवाईक्यू आपके लिए सिर्फ पुराना पेपर ही नहीं बल्कि टॉपर की तैयारी बन जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं पीवाईक्यू 2018 हिंदी साहित्य भाग 2। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक अबाउट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और साथ में कमेंट करके अवश्य बताएं, फीडबैक अपना अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से क्या आशय है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से क्या आशय है। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत नहीं उधो, तिरछे हुए जो अड़े। यानी कि इन पंक्तियों का क्या आशय है। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, या वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, या कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। ऑप्शन है 1, 2 और 4, बी ऑप्शन है 2 और 4, सी ऑप्शन है 2 और 3, डी ऑप्शन है 1, 3 और 4 सही। उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए इस दी हुई पंक्ति के अनुसार, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, ये सही हो जाएगा। वह उन्हें दिल से निकालना नहीं चाहती, ये गलत हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती, ये सही है। और कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, ये भी सही है। यानी कौन कौन से सही हो जाएंगे, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 अगर इस सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीत मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। अगर रीत मुक्त कविता की विशेषताओं की बात की जाए तो ऑप्शन दे रखा है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है 1, 2 और 3 सही, 1, 2 और 4 सही, 2, 3 और 4 सही, 2 और 4 सही। अब अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो जो रीत मुक्त कविता की विशेषताओं में जो आते हैं उसमें क्या है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, ये सही हो जाएगा। यह मूलतः आत्म प्रधान व्यक्तिगत है, हाँ रीत मुक्त में आत्म प्रधान व्यक्तिगत ही है सारी बातें। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, हाँ ये सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। और इसमें अभिव्यंजना या अभिधा मूलक है, ये वाला गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगर रीत मुक्त कविता में आने वाले कवियों की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से आते हैं। घनानंद आते हैं, घनानंद आते हैं, घनानंद आते हैं, आलम आते हैं, आलम आते हैं, बोधा आते हैं, ठाकुर आते हैं, ठाकुर आते हैं और द्विजदेव। और कौन आते हैं, और द्विजदेव। द्विजदेव इस रीत मुक्त धारा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किंसुक पुंज ज फूल रहे सु लगी, उर दौज वियोग तिहारे, माँ तो फिरे न घिरे अबलानी पे, जान मनोज यो डर डारत मारे।
हुए अभिलाष निपात निपात, कढ़े ही सूल उसासनी डारे, है पतझार संत दुहू घन, आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में अभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? उक्त वैचित्र हुआ है, उक्त चमत्कार है, या उक्त विपर्य है, या उक्त सादृश्यता है। ऑप्शन दे रखे हैं 1 और 2 सही, 1 2 और 4 सही, 1 2 और 3 सही, 2 3 और 4 सही, 3 और 4 सही। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अब अगर इसमें सही ऑप्शन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? उक्त वैचित्र, उक्त वैचित्र, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। उक्त चमत्कार, अगर उक्त चमत्कार की बात करें, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, क्या हो जाएगा? क्या दे रखा है? उक्त वैचित्र, हाँ ये सही हो जाएगा। उक्त वैचित्र क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उक्त चमत्कार, ये भी सही हो जाएगा। उक्त विपर्य, ये भी सही हो जाएगा। उक्त सादृश्यता, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1 2 और 3। ए में 1 2 4, ये गलत हो गया। 1 2 और 3 ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरा के पदों में मुख्य है। मीरा के पदों में क्या मुख्य भाव पाया जाता है? अपूर्व भाव विह्वलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। ऑप्शन क्या दे रखा है? 1 2 और 3 सही, 1 2 और 3 सही, 1 3 और 4 सही, 2 3 और 4 सही, 2 3 और 4 सही, 2 3 और 4 सही, ये 2 बार हो गया है। तो यहाँ पर इसके हम ऑप्शन क्या कर देते हैं? 2 3 और क्या कर देते हैं? 2 3 और 1 2 3 और कर देते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या कर देते हैं? चलिए 1 2 3 कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 भी दे रखा है। चलिए इसको हटा ही देते हैं। अब मान के चलो ये तो क्वेश्चन, ये तो आंसर हो नहीं सकता है। एक तो जब दोनों सेम सेम है तो एक को हटा दिया मैंने। ये 3 ऑप्शन बचे, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 और 4 सही। सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? अगर इसमें सही ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? अपूर्व भाव विह्वलता, ये सही हो जाएगा। रहस्यानुभूत, उसमें रहस्य की कोई अनुभूति नहीं होती है, तो इसको काट दिया, यानी 2 गलत है। तो 2 इसमें दे रखा है, ये कट जाएगा। इसमें दे रखा है, ये कट जाएगा। एक बचा ऑप्शन बी, तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, 1 3 और 4, यानी 1 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? साहित्यिक खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास लोक बोली के अर्थ में होता है, खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। इसका ऑप्शन दे रखा है 1 और 4 सही, 3 और 4 सही, 1 2 और 3 सही, 2 और 4 सही। अब अगर इसमें बात की जाए सही ऑप्शन की, तो अगर चौथा ऑप्शन देखें हम कि खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि खड़ी बोली में साहित्य बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर 4 नंबर को एलिमिनेट कर दिया जाए तो 4 इसमें पाया जाता है, ए कट जाएगा। इसमें पाया जाता है, ए भी नहीं आंसर होगा, ए भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर सी आ गया, केवल एक ऑप्शन के एलिमिनेट करने से डायरेक्ट आंसर सी आ गया। यानी कि 1 2 3 ये तीनों सही हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधारवाद। यानी निम्नलिखित में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? इसमें अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? सुधारवाद।
इसमें सुधारवाद की कोई बात नहीं की गई है इसमें, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर सुधारवाद की कोई बात नहीं करते हैं। तो 3 अगर एलिमिनेट हो जाए, 4 एलिमिनेट हो जाएगा तो एक ये एलिमिनेट हो गया, इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता है, इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 सही है, 4 गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। इस प्रकार से मतलब एलिमिनेट जो सिस्टम होता है बहुत अच्छा काम करता है। अगर एलिमिनेट कर लें तो उससे जो आंसर है वो आसानी से निकल आता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है। आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापान लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। ऑप्शन दे रखे 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, 2 3 और 4 सही, 1 3 और 4 सही। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अगर देखें तो ये बावरा हेरी तो प्रसिद्ध है, ये तो सबको पता है, यानी 3 तो बिल्कुल होगी। 3 होगी तो जिसमें 3 नहीं उसको कट कर दो, ये कट हो गया, बाकी सब में 3 दिया गया है। अब क्या करें? थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो क्या देखेंगे? जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। अगर ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं आता है, तो ये देख लेते हैं विचार कविता। विचार कविता इनकी नहीं है, विचार कविता इनकी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो 2 जिसमें जिसमें भी है वो गलत हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बचा? डी आंसर। करेक्ट आंसर क्या बचा? डी आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 3 और 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी के पात्र हैं। लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 और 3 सही, 2 और 3 सही, 2 3 और 4 सही, 4 3 और 1 सही। अब अगर इसमें बात करें, इसमें भी हम एलिमिनेशन सिस्टम का प्रयोग करेंगे। जैसे लहना सिंह, लहना सिंह इसमें नहीं आते हैं। लहना सिंह प्रेमचंद की कहानी के पात्र नहीं हैं। ये किस कहानी के पात्र हैं? ये उसने कहा था। किसके हैं? उसने कहा था। उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। गुलेरी की है, ठीक है। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगर पंडित बुद्धिराम की बात की जाए तो पंडित बुद्धिराम किस में आते हैं? ये बूढ़ी काकी में आते हैं। ये किस में मिलते हैं? बूढ़ी काकी में पाए जाते हैं। बूढ़ी काकी, और बूढ़ी काकी किसकी रचना है? बूढ़ी काकी प्रेमचंद की है। तो प्रेमचंद की है, तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? 3 नंबर अमीना। अमीना किस में आता है? अमीना आता है ईदगाह में। ईदगाह, ईदगाह की पात्र है। ईदगाह प्रेमचंद। और अगर सुनंदा की बात की जाए तो सुनंदा किसकी है? पत्नी। पत्नी रचना क्या है? पत्नी कहानी है। एक किसकी है? जैनेन्द्र की है। जैनेन्द्र की है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 यानी कि करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। अगर प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र की बात की जाए तो इसमें कौन कौन हो जाएंगे? अब अगर इसमें बात किया जाए, कृष्णचंद, सोफिया, हरि प्रसन्न, गजाधर, ये दे रखे हैं, तो इसमें से कौन हो जाएंगे? अगर सोफिया की बात की जाए तो एक इस रचना में आते हैं, रंगभूमि में आती है। रंगभूमि, सोफिया किसकी है? रंगभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। और अगर कृष्णचंद की बात की जाए तो एक इसमें आते हैं, सेवा सदन में आते हैं। सेवा सदन के पात्र हैं। सेवा सदन किसकी है? प्रेमचंद की है। प्रेमचंद की है। और हरिप्रसन्न की अगर बात की जाए तो हरिप्रसन्न किस में आते हैं? अभी पीछे रचना देखे थे, कौन सी थी? पीछे कौन सी रचना थी? नहीं, जैनेन्द्र की।
जैनंद की कौन एक रचना है? सुनीता। ठीक है, सुनीता में आती है कौन? ये किसकी है? जैनेन्द्र की है। जैनेन्द्र की रचना सुनीता में आती है। ठीक है, और गजाधर की अगर बात किया जाए तो गजाधर किस में आते हैं? गजाधर ए भी किस में आते हैं? सेवा सदन में ही आते हैं। ठीक है, गजाधर भी किस में आते हैं? सेवा सदन में आते हैं। सेवा सदन में आते हैं। ये भी रचना किसकी है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की। तो अगर इस प्रकार से हम देखें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा कृष्णचंद, दूसरा हो जाएगा सोफिया, और चौथा आ जाएगा तीसरे नंबर पे 4 नंबर गजाधर, यानी कि 1 2 और 4। 1 2 और 4 यानी सी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है? आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। अब अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो इसमें विचार और वितर्क ये तो सभी को पता होगी, यानी कि 3 नंबर की रचना जो है ये तो इनकी है ही है। तो जिसमें 3 नहीं है उसको पहले एलिमिनेट कर दें। जिसमें 3 नहीं है उसको पहले हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब कौन सा बचा? 1 और 3, 1 2 और 3, 3 और 4, यानी 3 सब में आ रहा है। तो इस स्थिति में अब हम क्या करेंगे? और इनकी कौन सी रचना है देख लेते हैं। कुछ उथले कुछ गहरे, कुछ उथले और कुछ गहरे। अगर इस रचना की बात की जाए तो ये किसकी है? ये इंद्रनाथ मदान की है। इंद्रनाथ मदान की है। ये इंद्रनाथ मदान की है। तो 4 नंबर ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें 4 नंबर है, ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है। अब क्या करें? अगर 1 नंबर की रचना को देख लें तो आंसर हो सकता 1 नहीं 2 नंबर की। तो 1 क्योंकि दोनों में कॉमन है तो 1 तो हो ही जाएगा, 1 तो सही हो ही जाएगा। अब क्या 2 नंबर 2 को देख लें, अगर 2 सही है या गलत है, जिसके आधार पर हमारा आंसर निकल आएगा। अगर माटी हो गई सोना की बात की जाए तो ये रचना किसकी है? ये कन्हैया लाल, ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। ठीक है, ये किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 1 और 3, यानी कि पहला वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने पिछला वाला सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आई बटन पर भी दिया गया है, तो आप वहां से पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। और आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया है, आप वहां से भी हमारे सारे प्लेलिस्ट के द्वारा सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? यानी दलित आत्मकथाएं। तो कौन? अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 और 3 सही है, 3 4 और 1 सही है। तो अगर इसमें अब बात किया जाए, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर गर्दिश के दिन की बात की जाए, अगर गर्दिश के दिन की बात की जाए, गर्दिश के दिन की अगर बात करें तो ये रचना किसकी है? ये रचना है कमलेश्वर की। ये क्या है? कमलेश्वर की। कमलेश्वर की आत्मकथाएं। कितनी? 12 आत्मकथाएं संकलित हैं इसमें। 12 आत्मकथाएं, 12 आत्मकथाएं संकलित हैं, संकलित हैं। अब अगर मेरी पत्नी और भेड़िया की बात की जाए तो इसमें क्या है? ये धर्मवीर भारती की रचना, धर्मवीर भारती की है। ये किसकी है? ये धर्मवीर
धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर नहीं, धर्मवीर भारती नहीं, डॉक्टर धर्मवीर हैं। एक मिनट, डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। और अगर देखें मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, अगर इसकी बात करें तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, देहरी भई विदेश, देहरी भई विदेश, ये दो जो रचनाएं हैं, एक इसकी हैं, ये राजेंद्र यादव की आत्मकथाएं हैं। राजेंद्र, इन दोनों में राजेंद्र यादव की आत्मकथाओं का संकलन है। कि आत्म, इसमें क्या है, राजेंद्र यादव की आत्मकथाओं का संकलन है। अब अगर बात करें अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन हैं? मोहनदास नैमिष-राय। कौन है इसके? मोहनदास नैमिष-राय। ठीक है। तो अब अगर इसमें बात की जाए कि इसमें दलित लेखक कौन थे, क्योंकि दलित रचनाएं वही कहलाती हैं जो दलितों द्वारा लिखी गई हो, तो इसमें कौन हो जाएंगे? मोहनदास नैमिष-राय हो गए। और राजेंद्र यादव की अगर बात की जाए तो ये तो दलित थे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, तो दो को एलिमिनेट कर दीजिए। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, यानी एक तो सही है तो दोनों में एक है। तो अब क्या करते हैं, गर्दिश के दिन, अगर गर्दिश के दिन की बात करें तो एक कमलेश्वर की आत्मकथाओं का संकलन है। तो कमलेश्वर भी क्या थे? ये भी दलित नहीं थे, तो यानी कि 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर क्या हो गया? बी। 1 और 3, यानी मोहनदास नैमिष-राय और धर्मवीर भारती। ठीक है, ये जो दो रचनाएं हैं ये क्या हैं? ये हो जाएंगी दलित आत्मकथाएं हो जाएंगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? मादाम बावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हंटिंगटन या क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। इसके ऑप्शन है 1 और 2 सही, 2 और 4 सही, 3 और 4 सही, 2 और 3 सही। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? एक तो बादाम बावेरी हो जाएगा, दूसरा जॉन लॉक हो जाएगा। बाकी इनका संबंध यथार्थवाद से नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 1 और 2, यानी ए फॉर आगरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? तो अगर इसमें डिक्टेटर है, संग्राम है, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की बेदी, तो इसमें अगर बात की जाए, ऑप्शन क्या दे रखा है? 2 और 4 सही, 1 और 3 सही, 2 और 3 सही, 1 और 4 सही। तो इसमें अगर बात की जाए तो प्रेम की बेदी, अगर इसकी बात की जाए तो ये किसकी है? प्रेमचंद की है, यानी 4 सही है। जिसमें 4 नहीं उसको क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो, काट दीजिए। जिसमें 4 नहीं है उसको क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। तो 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं। अब ऑप्शन बचे 2, ए और डी, यानी 2 और 4, 1 और 4। अब अगर डिक्टेटर की बात की जाए, डिक्टेटर की अगर बात की जाए तो डिक्टेटर एक किसकी रचना हो जाएगी? डिक्टेटर भी इनकी रचना नहीं है। संग्राम इनकी रचना, तो बची कौन सी? संग्राम और एक संग्राम बची, तो संग्राम इनकी रचना हो जाएगी, यानी 2 और 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो अब जब इनकी रचना नहीं है डिक्टेटर, तो ए किसकी रचना हो जाएगी? तो अगर डिक्टेटर की बात की जाए तो ये किसकी रचना हो जाएगी? पांडे बेचन शर्मा उग्र की हो जाएगी। बेचन
शर्मा उग्र की हो, ये डॉक्टर बेचन शर्मा उग्र की रचना है। और अगर बड़े खिलाड़ी की बात की जाए तो ये किसकी रचना हो जाएगी? उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ उपेंद्र नाथ अस्क उपेंद्र नाथ अस्क की हो जाएगी ये रचना। अगर इनके प्रकाशन समय की बात की जाए तो कौन कब की रचना हो जाएगी? अगर डिक्टेटर की बात की जाए तो ये कब की रचना है? ये 1937 की रचना है। संग्राम की अगर बात की जाए तो ये कब की रचना है? ये 1922 की रचना है। बड़े खिलाड़ी की बात की जाए तो ये रचना हो जाएगी 1967 की। प्रेम की बेदी की अगर बात की जाए तो ये रचना हो जाएगी आपकी 1933 की। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। या साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 3 और 4। इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? साधारणीकरण रसास्वादन के बाद की प्रक्रिया है, ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, ये सही हो जाएगा। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, ये भी सही हो जाएगा। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूत संभव है, ये भी गलत हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं? इसमें अलंकार ध्वनि है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। ऑप्शन क्या हैं? 1 और 3, 3 और 4, 2 और 3, 1 और 2। इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या होती है? अलंकार ध्वनि होती है। इसमें अलंकार ध्वनि होती है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है, ये भी सही है। और इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि होती है, ये गलत हो जाएगा। तिरस्कृत वाच्य ध्वनि कहाँ होती है? यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है, तो इस हिसाब से तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। तो यह लक्षण लक्षणा पर आधारित होता है, तो इस हिसाब से इसमें 1, 2 और 4 ऑप्शन सही होंगे जो इसमें नहीं दिए गए हैं, यानी कि ये सारे ऑप्शन गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मैं लिख दे रहा हूँ। 1, 2 और 4, ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। चित्रावली, मृगावती, चंदायन, अनुराग, बांसुरी। मृगावती, चित्रावली, चंदायन, अनुराग, बांसुरी। चंदायन, मृगावती, अनुराग, बांसुरी, चित्रावली। चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग, बांसुरी। इसके लिए एक ट्रिक है।
कौन सी है? हचम पम चित्र ज्ञान हई। इस ट्रिक के आधार पर जो सूफी रचनाएं हैं उनको पहचाना जा सकता है। हा से क्या हो जाएगा? हचम चित्र ज्ञान हई। हा से हो जाएगा आपका हंसावली। चा से हो जाएगा चंदायन। माँ से हो जाएगा मृगावती। पा से हो जाएगा पद्मावत। माँ से हो जाएगा मधुमालती। चित्र से हो जाएगा चित्रावली। ज्ञान से हो जाएगा, ज्ञान से क्या हो जाएगा? ये थोड़ा विस्मृत हो रहा है। हा से हो जाएगा, हा से हंसावली होगा, यहाँ पे हंसावली यानी ये हंसावली होगी। ठीक है, ये हंसावली हई। और आ से क्या हो जाएगा? अनुराग बांसुरी हो जाएगा। आ से अनुराग बांसुरी होगा, यानी कि अनुराग बांसुरी तो लास्ट में आएगी। ठीक है, अनुराग बांसुरी 3 में लास्ट में दे रखा है। तो सबसे पहले ये चा से क्या हो जाएगा? चंदायन। तो अगर चंदायन इसमें दे रखी है तो सबसे पहले क्या आएगी? चंदायन आनी चाहिए। तो चंदायन सबसे पहले और लास्ट में अनुराग बांसुरी। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदायन के बाद प्रगावती है, हाँ सही है। उसके बाद चित्रावती, हाँ यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हचम पम चित्र ज्ञान हई। आ से क्या हो जाएगा? इस समय थोड़ा सा विस्मृत हो गया हूँ, अगली बार कभी आएगा तो फिर बता देंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के आधार पर अगर भक्ति काल के इन संत कवियों का सही अनुक्रम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? अगर गुरु नानक की बात की जाए, गुरु नानक की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1469 में हुआ। सुंदरदास की बात की जाए तो सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? 1596। दादू की अगर बात की जाए तो दादू का जन्म हुआ था 1469 में। अब अगर मलूक दास की बात किया जाए तो ये हो जाएंगे 1574 में। ये कब हो जाएंगे? 1574 में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो या तो पहले गुरु नानक आएंगे या तो फिर दादू आएंगे। तो दादू के ये दोनों लोग क्या होंगे? आगे पीछे ही रहेंगे। तो दादू के बाद यहाँ अगर देखें तो मलूक दास आ रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पहले गुरु नानक हैं, फिर दादू हैं, फिर उसके बाद मलूक दास हैं, सुंदर दास हैं। तो यही आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। नंबर 1 दे रखा सूरत मिश्र देवभूषण जसवंत सिंह। भूषण जसवंत सिंह देव सूरत मिश्र। चलिए मैं इनके जन्म काल के आधार पर देखता हूं। अगर जन्म काल के आधार पर देखा जाए तो भूषण के, अगर जसवंत सिंह की बात की जाए तो जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1626। 1626। भूषण की अगर बात की जाए तो भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613। 1613। सूरत की अगर बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? ये 18वीं शताब्दी के अंत में आता है। 18वीं सदी, 18वीं सदी के अंत में आते हैं। देव की अगर बात की जाए तो इनका हो जाएगा 1673। 18वीं सदी का मतलब क्या है? यानी 1700 के आखिरी में। ठीक है, 1700 के आखिरी में। ठीक,
यानी इनका सबसे बाद में आएंगे। ये क्या होंगे? ये सबसे बाद में आएंगे, सूरत सबसे बाद में आएंगे। तो अगर सूरत का देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में ये सबसे बाद में है। उसके अलावा अन्य कवियों की देख लें तो सबसे पहले कौन आएंगे? भूषण आना चाहिए, उसके बाद जसवंत सिंह आना चाहिए, उसके बाद देव आना चाहिए, फिर सूरत। तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। चलिए इनका भी जन्म के आधार पर निकाल लेते हैं, तब तक आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। अगर श्रीधर पाठक की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1862 में। राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1889, यानी जयशंकर प्रसाद के साथ में। अयोध्या सिंह उपाध्याय की अगर बात करें तो इनका जन्म 1865 में हुआ था। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की अगर बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से एक साल बड़े थे, यानी कि एक साल पहले। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले श्रीधर पाठक आने चाहिए। एक नंबर पर श्रीधर पाठक, दूसरे नंबर पर अयोध्या सिंह उपाध्याय, तीसरे पर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और 4 नंबर पे कौन आएंगे? राम नरेश त्रिपाठी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। चलो देख लेते हैं। अगर कामायनी की बात की जाए तो कामायनी तो सबको पता है 1935 की रचना है। कामायनी कब की रचना है? 1935 की रचना है। यशोधरा की एक इसकी है, जयशंकर प्रसाद की है ना, JSP, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। यशोधरा की बात की जाए तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और कब प्रकाशन हुआ था? 32 में। मैथिली की रचना है, ठीक है, मैथिली शरण की है, मैथिली शरण गुप्त की है। कनुप्रिया की अगर बात की जाए तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। कब है प्रकाशन वर्ष? 1959। उर्वशी 2 रचनाएं हैं। तो यहाँ पर क्या है? रचनाएं यानी काव्य रचनाएं की बात की जाए तो ये किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1961 में। दूसरी जयशंकर प्रसाद की है एक रचना। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो काव्य रचना नहीं है, गद्य में लिखी गई है। तो यहाँ पर काव्य रचनाओं की बात की जा रही है, तो यानी कि ये कौन सी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 61 लास्ट में आ रहा है, स्टार्टिंग में 32 आ रहा है। तो 32 यानी कि यशोधरा पहले होनी चाहिए, 2 में यशोधरा पहले है। तो लास्ट वाली देख ले रहे हैं, 61 की उर्वशी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का अनुक्रम है। इसमें अगर देखा जाए तो निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण की अगर बात की जाए तो ये रचना हो जाएगी 1938 की। मिलन यामिनी की बात की जाए तो ये कब की हो जाएगी? 1950 की ये रचना है। प्रणय पत्रिका की अगर बात की जाए तो ये कब की रचना हो जाएगी? 1955 की रचना हो जाएगी। जाल समेटा की अगर बात की जाए तो ये रचना हो जाएगी आपकी 73 की है, ये 1973 की रचना है।
तो उस हिसाब से देखा जाए सही अनुक्रम बढ़ते हुए क्रम में, तो ये इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यही करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा, असाध्य वीणा। तो इसमें अगर बात किया जाए प्रलय की छाया की, तो प्रलय की छाया एक किसकी रचना है, जेएसपी की है, और 1925 में प्रकाशित हुई थी। किसकी है, जेएसपी की। जेएसपी का मतलब जयशंकर प्रसाद। पटकथा की अगर बात किया जाए तो ये किसकी रचना है, धूमिल की रचना है, और ये कब प्रकाशित हुई थी, 72 में आई थी। 72 में किसकी रचना है, धूमिल की रचना है। धूमिल मतलब सुदामा पांडे धूमिल। मधुबाला की अगर बात की जाए तो ये तो सबको पता है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1936 का प्रकाशन है इसका। इसका प्रकाशन कब का है, 1936। असाध्य वीणा की अगर बात की जाए तो ये रचना किसकी हो जाएगी, ये अज्ञेय की रचना है, और कब प्रकाशित हुई थी, 1961 में। अज्ञेय, अज्ञेय ये बच्चन की है। कौन सी, बच्चन दो हैं, हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन की है। एक बच्चन सिंह भी है, वो आलोचक हैं। तो इस हिसाब से अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो पहले नंबर पे आएगी प्रलय की छाया, और लास्ट में क्या आना चाहिए, पटकथा। तो पहले नंबर पर प्रलय की छाया, लास्ट में पटकथा, दूसरे नंबर पर मधुबाला, फिर असाध्य वीणा, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो अगर इसमें देखा जाए पहला पड़ाव, पहले पड़ाव की अगर बात की जाए तो ये कब की रचना है, 87 की है, श्रीलाल शुक्ल। 87 की श्रीलाल शुक्ल की है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। दिव्या एक इसकी रचना है। दिव्या ये बहुत फेमस उपन्यास है, यशपाल का है, जो कब प्रकाशित हुआ था, 1945। यशपाल बहुत अच्छा उपन्यास है, बहुत फेमस उपन्यास है। जहाज का पंछी, जहाज का पंछी अगर बात की जाए तो ये 54 की रचना है। ये शरद जोशी की है, नहीं इलाचंद जोशी की, शरद जोशी नहीं, इलाचंद जोशी की है। इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी की रचना है। और अमृत और विष की बात की जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये है रचना किसकी, ये अमृतलाल नागर की है। इसका प्रकाशन हुआ था 1966 में। अमृतलाल नागर, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आएगी यशपाल की दिव्या। तो इसमें एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यानी फर्स्ट वाला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो अगर इसमें देखा जाए एक टोकरी भर मिट्टी किसकी रचना है, माधवराव सप्रे की। कब प्रकाशन हुआ था इसका, 1901 में। किसकी रचना है, माधव राव सप्रे, ठीक है, माधवराव सप्रे। उसने कहा था, इसका प्रकाशन वर्ष है 1915, अभी पीछे बता चुका हूँ। इसकी है गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया की अगर बात की जाए तो एक कमलेश्वर की रचना है,
और 1957 में प्रकाशित हुई थी। इसकी रचना है कमलेश्वर की। परिंदे की बात की जाए तो ये निर्मल वर्मा की रचना है और 1960 की है। ये भी बहुत फेमस कहानी है निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो ऑर्डर में ही लगा हुआ है, तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। आस्था और सौंदर्य की अगर बात की जाए, आस्था और सौंदर्य की बात की जाए तो ये रचना किसकी है? रामविलास शर्मा की है और 1961 में प्रकाशित हुई थी। रामविलास शर्मा 1961 में प्रकाशित हुई थी। कला का जोखिम, कला का जोखिम निर्मल वर्मा 81 की है इनकी रचना, 1981। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा की रचना है। अशोक के फूल की अगर बात की जाए तो ये 48 की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 48 एचपीडी, एचपीडी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रृंखला की कड़ियों की बात की जाए तो ये किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है और 1942 की है। महादेवी वर्मा, देवी वर्मा की रचना है 1942 की। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा श्रृंखला की कड़ियाँ। तो सबसे पहले श्रृंखला की कड़ियाँ यानी सी ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ करके ऐसे ही अपनी तैयारी, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इस पर आने वाले प्रत्येक सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ये हमारा विशेष आग्रह है आप लोगों से, ताकि हमें आपके एक कमेंट से हमें बहुत ताकत मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इसलिए आप अपना फीडबैक अवश्य दें और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, या कुछ सुधार की आवश्यकता है तो सुझाव भी हमें दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या अगर आप हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे पर्सनल भी बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।